हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीक्यू सर और आप देख रहे हैं अपना चैनल के स्टडी टाइम। तो इस चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले और जो भी सवाल पूछना है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के आर्टिकल 36 से 51 तक में उल्लेख है, जिसमें राज्य यानी स्टेट के एम्स के बारे में बताया गया है। डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है और इस अधिकार के कारण हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। और डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के आइडिया को आयरलैंड से लिया गया है, जो स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया था। डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी ये समाज के कल्याण का उल्लेख करता है, यानी हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी एक आदर्श है और जो राज्य इसके आदर्श पर चलता है वह एक शक्तिशाली और अच्छा राज्य बनता है। इसमें कुछ बातें गांधी जी के सिद्धांत पर बनाए गए हैं, जिसे हम गांधीयन प्रिंसिपल कहते हैं। और डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को हम डीपीएसपी भी कहते हैं। डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को भीमराव अंबेडकर ने नोवेल फ्यूचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। इसके अलावा डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को सिस्टर ऑफ पार्ट्स ऑफ फंडामेंटल राइट भी कहा गया है। इसमें यूनिक ब्लेंड ऑफ सोशलिस्टिक, लिबरल, डेमोक्रेटिक और गांधीयन उद्देश्य है। ये एक इंस्ट्रक्शन है, जबरन कानून नहीं है। आइए हम पढ़ते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के सोशलिस्टिक के बारे में। ये पूरे रूप से आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म है और ये अपना कार्य डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक के ऑब्जेक्टिव से करता है, यानी ये राज्य को सोशल, इकोनॉमिक, जस्टिस, वेलफेयर बनाता है। गांधीयन प्रिंसिपल यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का कुछ सिद्धांत गांधीयन आइडियोलॉजी पर निर्भर है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल का उल्लेख है। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, यानी हम बोल सकते हैं कि डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का कुछ कैटेगरी यानी कुछ भागों में आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म का महत्वपूर्ण भाग पाया जाता है और कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल भी इसमें पाए जाते हैं। डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को के.टी. सहाना ने एक बैंक चेक कहा है और भीमराव अंबेडकर ने इसे दो भागों में बांट दिया। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 36 से 51 के बारे में। आर्टिकल 36 इसमें लिखा है डिफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में, यानी राज्य का उल्लेख आर्टिकल 36 में है, जिसमें राज्य अपने समाज और जनता को सब सुविधा देने का कोशिश करता है। आर्टिकल 37 इसमें गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार जो पब्लिक को सुविधा देती है उसके बारे में बताया गया है, और अगर राज्य सरकार इन सुविधा को बंद कर दे तब हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं, अगर राज्य सरकार किसी भी तरह के पेंशन को बंद कर दे तब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। आर्टिकल 38 इसमें समाज और पब्लिक कल्याण का उल्लेख है, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें पब्लिक के सिक्योर, प्रोटेक्ट, सोशल और पब्लिक के वेलफेयर के बारे में बताया गया है और राज्य ये सब अपने समाज में कार्य करना चाहता है और इन सब को अपने समाज में लाना चाहता है। आर्टिकल 39 इसमें लिखा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कोई भी कार्य हो जो औरत और मर्द समान काम करते हैं तो दोनों को समान
पैसा मिलेगा यानी मंथली मिलेगा। एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं अगर टीचर मर्द और औरत हैं तब दोनों को एक समान मंथली मिलेगा, पर ये प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम पाया जाता है। ये कार्य अधिकतर सरकारी कामों में पाया जाता है। आर्टिकल 39A इसमें लिखा है कि आप किसी भी तरह के कानूनी सहायता ले सकते हैं, वह भी फ्री में। आर्टिकल 40 इसमें लिखा है विलेज पंचायत के बारे में, यानी गांव ग्राम में पंचायत हो, और इसके सपोर्ट में महात्मा गांधी थे, मगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके सपोर्ट में नहीं थे। आर्टिकल 41 इसमें लिखा है सरकार की सहायता के बारे में, यानी सरकार कुछ कंडीशन पर कुछ लोगों की सहायता करेगा। एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं जैसे अपाहिज को हैंडीकैप पैसा देगा, गरीब को राशन, और भी इसमें बहुत सी सरकारी मदद का उल्लेख है। आर्टिकल 42 इसमें मैटरनिटी रिलीफ का उल्लेख है, यानी कोई महिला जो प्रेग्नेंट हो उसे सरकार के तरफ से डिलीवरी होने से 3 महीने पहले और डिलीवरी होने के 3 महीने बाद तक छुट्टी मिलेगी, मगर ये सिर्फ 2 बच्चों तक ही सुविधा मिलेगा और उसका मंथली इनकम जो रहेगा उसको बंद नहीं किया जाएगा। ये सुविधा सरकारी सेक्टर में पाया जाता है। आर्टिकल 43 इसमें लिविंग वेजेस यानी इसमें सैलरी के बारे में लिखा गया है कि हर आदमी को इतना सैलरी दिया जाए जिससे उसका जीवन जीने में आसान हो और एक अच्छा जिंदगी वह बिता सके। आर्टिकल 43A इसमें लेबर को अपने काम के द्वारा अपने मालिक को एडवाइस देने का हक है। आर्टिकल 40A इसी बात का उल्लेख भी करता है। आर्टिकल 44 इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया है, यानी इसमें कोई धार्मिक कानून नहीं चलाया जाएगा और इसमें विभिन्न प्रकार के कानून बनाए गए हैं जैसे कि मैरिज लॉ, चाइल्ड एडॉप्ट लॉ, प्रॉपर्टी लॉ इत्यादि, मगर यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल गोवा में पाया जाता है। आर्टिकल 45 इसमें लिखा है हर बच्चे को फ्री एजुकेशन दिया जाए, यानी 6 साल से 14 साल के बच्चे को मुफ्त में शिक्षा दिया जाएगा और ये 86 अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में कंपलसरी कर दिया गया। ये एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है जिसमें मुफ्त में शिक्षा प्राप्त देने का ऑर्डर दिया गया है और इस आर्टिकल को आर्टिकल 21 में डाल दिया गया जिसे हम फंडामेंटल राइट में पढ़ते हैं। और इसके अलावा जो बच्चा 6 वर्ष से कम आयु का है सरकार उसके हेल्थ पर ध्यान देता है, यानी मुफ्त में विभिन्न प्रकार के टीके दिलाए जाते हैं। आर्टिकल 46 इसमें लिखा है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, यानी SC ST के विशेष चर्चा है, यानी इनको हर क्षेत्र में सुविधा दिया जाएगा। आर्टिकल 47 इसमें पब्लिक के हेल्थ पर ध्यान दिया गया है और इसमें सरकार न्यूट्रिशन वाला खाना देता है जैसे कि राशन कार्ड पर अनाज और बच्चों को मिड डे के द्वारा। इसके अलावा सरकार नशा बंद और शराब पर बंदी लगा सकती है। आर्टिकल 48 इसमें कल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में लिखा है, यानी सरकार कृषि पर कम टैक्स लेकर इसे बढ़ावा देगी और दूध देने वाली जानवरों को ध्यान देगी। इन जानवरों के मारने पर रोक लगाया जाएगा। आर्टिकल 49 इसमें नेशनल प्रॉपर्टी को बचाने के बारे में कहा गया है, यानी हम पब्लिक को अपने नेशनल प्रॉपर्टी को बचाना चाहिए।
नेशनल प्रॉपर्टी को बचाने का काम पब्लिक, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है। यह प्रॉपर्टी यानी सब लोगों को नेशनल प्रॉपर्टी को बचाने का कार्य लाजिम है, जैसे कि ताजमहल, कुतुब मीनार, अशोका पिलर, लाल किला इत्यादि। आर्टिकल 50 इसमें जुडिशरी एग्जीक्यूटिव उल्लेख है, यानी हम कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग करने का उल्लेख है आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 51 इसमें इंटरनेशनल विवादों को सुलझाने का उल्लेख है, यानी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो उसे शांतिपूर्वक सुलझाया जाए। और भारत को 51 अमेंडमेंट के द्वारा यूएनओ का मेंबर घोषित कर दिया गया था। भारत आज भी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो उसे शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश करता है, और आज भी भारत शांतिपूर्वक बनाए रखने की कोशिश करता है जो भी विवाद हो। डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी यानी आर्टिकल 36 से 51 यही समाप्त होता है। आइए हम जानते हैं कि कौन आर्टिकल को किस साल में जोड़ा गया, यानी 42 अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में आर्टिकल 49A, आर्टिकल 49F, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 48A को जोड़ा गया, और 44 अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में आर्टिकल 38A को जोड़ा गया। 97 अमेंडमेंट के द्वारा 2011 में आर्टिकल 43B को जोड़ा गया। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है।